उमर बिन अब्दुल अजीज का रूल टाइम सिर्फ 30 महीने का था, लेकिन इस दौर में जबरदस्त तब्दीलियां आईं। इनकी रिफॉर्म्स ने गवर्नमेंट सिस्टम में बेहतरी पैदा की। उन्होंने पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स, रिवर्स, हॉस्पिटल्स और ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट एरियाज बनाए ताकि लोगों की जिंदगियों को आसान बनाया जा सके। उनकी हुकूमत के दौरान फारिस की ईयरली इनकम में इजाफा हुआ, जो जाहिर करता है कि उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी अहम थीं। इसके अलावा सीरियन आर्मी, जिसने उमायाद की बेस ऑफ पावर रखी, उन्होंने मुत्तहिदा सल्तनत कायम की और हुक्मरानों को फतहशुदा सूबों पर बेहतर कंट्रोल फराहम किया। सल्तनत एक लार्ज एरियाज पर फैली हुई थी। एशिया में दरियाए सिंध से लेकर करंट टाइम के स्पेन तक। आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप के इलाके को जाहिर करता है, जो आजकल स्पेन के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मुस्लिम डिनास्टिक रूल के उभरने की। ये वो पीरियड था जब अमीर मुआविया ने राइटली गाइडेड कालिफ्स यानी खुलफा राशिदीन की क़यादत के बाद हुकूमत संभाली। उमय्यद डायनेस्टी की वजाहत यूं है कि ये इस्लामी तारीख में पहली मुस्लिम खिलाफत थी जिसकी हुक्मरानी एक ही ख़ानदान के अफराद ने की, और ये 661 to 750 सीई में कायम हुई। अमीर मुआविया ने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत दमास्कस सीरिया मुंतकिल किया। उन्होंने एक शानदार कोर्ट कायम की जो बाज़ंतीनी यानी मशरकी रूमी सल्तनत और पर्जियन एम्पायर्स की कोर्ट्स की तर्ज पर थी। अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को सक्सेसरशिप यानी किसी हुक्मरान की जगह लेने के लिए मुंतखब या मुकर्रर किया। यह वही वक्त था जब उमय्यद डायनेस्टी ने एक मजबूत हुकूमती ढांचा तैयार किया, लेकिन 750 में अब्बासिड्स ने उन्हें शिकस्त देकर इक़्तिदार हासिल कर लिया। अर्ली मिलिटरी कन्क्वेस्ट्स यानी इब्तदाई फौजी फतूहात का दौर भी बहुत दिलचस्प था। उमय्यद कैलिफ के दौर में फौजी फतूहात हुई, जैसे मुस्लिम आर्मीज ने बर्बर ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाकर नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट को फतह किया। 711 सीई में तारिक बिन जियाद ने स्पेन पर हमला किया। मुस्लिम फौजों ने 708 और 710 सीई के दरमियान सिल्क रोड पर एक अहम शहर समरकांद पर कब्जा कर लिया। तारिक बिन जियाद एक बर्बर यानी शुमाली अफ्रीका के एक नस्ली गिरोह से ताल्लुक रखने वाले जनरल थे, और उन्होंने समुंदर पार किया ताकि मुस्लिम फोर्सेस जदीद दौर के स्पेन में दाखिल हो सकें। 2 डेकेड्स में वो पेरेनीज को अबूर करके फ्रांस में भी एडवांस हो गए। सिल्क रोड एक अहम तिजारती रास्ता था जो ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान सामान और आइडियाज के तबादले को आसान बनाता था। उसने मुख्तलिफ कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस के दरमियान कनेक्शंस को मजबूत किया और आलमी सतह पर इक्तसादी, सकाफती और जहनी तरक्की की राहें खोलीं। इसी दौरान हजारों मील दूर मशरिक में मुस्लिम आर्मीज ने सिल्क रोड के मशहूर शहर समरकांद को कैप्चर किया, जो मशरिक व मगरिब के दरमियान ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज यानी सकाफती तबादला हुआ करता था। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक यंग कमांडर थे, ने एक जॉइंट सी एंड लैंड अटैक यानी समंदरी और ज़मीनी हमला किया, जिससे इंडस की लोअर वैली सिक्योर हुई। उसने अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग यानी जंगी मंसूबाबंदी की और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ताहम मुस्लिम एम्पायर अब बहुत वसी हो चुकी थी। इन 732 सीई पोर्टियर्स के करीब एक फ्रैंकिश आर्मी ने मुस्लिम फोर्सेस को डिफीट यानी शिकस्त दी और उन्हें पिरिनेस के पार भेज दिया। और ईस्ट में अरब आर्मीज ने 751 सीई में रिवर तालास के पास विक्ट्री हासिल की, लेकिन फिर वो रिट्रीट यानी पीछे हट गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर पर आगे बढ़ते हैं। उमय्यद्स ने इस्लामिक सिविलाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी यानी तमाम ताकत और इख्तियार एक मरकजी हुकूमत को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अरेबिक को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया ताकि गवर्नेंस यानी किसी इलाके या मुल्क के मामलात को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने का अमल आसान हो जाए। ये एक मॉडर्न टेक्निक थी जिससे गवर्नेंस यानी हुक्मरानी और ट्रेड दोनों में बहुत बेहतरी आई। बात सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रही। अरब कॉइन्स और वजन के मयार को बनाने ने ट्रेड को भी बूस्ट यानी मजबूत किया। अल वलीद इब्न अब्दुल मालिक जैसे रूलर्स ने मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और इवन पार्ट्स ऑफ यूरोप को एक्सपैंड किया, जिससे दमास्कस और यरूशलेम जैसे मेजर सिटीज सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस, सादा लफ्ज़ों में, हुकूमत के इंतज़ामी मराकज़ बन गए। उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी रेन यानी हुक्मरानी का दौर सिर्फ 30 महीने तक महदूद रहा,
और उसने बहुत अहम निज़ाम में तब्दीलियां की। उन्होंने पब्लिक वर्क्स जैसे रोड्स, कैनाल्स, मेडिकल डिस्पेंसरीज और रेस्ट हाउसेज बनाकर ट्रैवल और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया। ये एक मिसाल है कि कैसे छोटे अरसे में भी बड़ी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। सीरियन आर्मी हमेशा उमायद स्ट्रेंथ की बुनियाद रही। इन फौजी कुव्वतों ने इंडस रिवर से लेकर मॉडर्न डे स्पेन तक एक्सपेंशन यानी रियासत की हदूद को बढ़ाना मुमकिन बनाया। उससे हमें यह समझ आता है कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दोनों कितने जरूरी हैं। अब हम मोहम्मद बिन कासिम और सिंध की टेक ओवर यानी कब्जा या कंट्रोल की बात करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो ताइफ में 695 सीई में पैदा हुए, उन्होंने मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग हासिल की। उनकी सबसे अहम कन्क्वेस्ट यानी फतह सिंध की थी, जो कि राजा दाहिर की हुकूमत में थी। मोहम्मद बिन कासिम ने क्लेवर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की। उन्होंने अरूर में दाहिर की फोर्सेस को डिफीट किया और ब्राह्मण आबाद, आलोर और मुल्तान जैसे कैपिटल्स को कैप्चर किया। 712 सीई में उन्होंने सिंध पर हुकूमत कायम की और उनका दौर 715 सीई तक जारी रहा। तारिक बिन जियाद एक berber ट्राइब के आदमी थे जो अल्जीरिया से ताल्लुक रखते थे। वो 711 सीई में टैंजियर से अपने फौज के साथ आइबेरियन पेनिनसुला यानी यूरोप के जनूब मगरबी हिस्से का एक बड़ा जजीरा नुमा, जिसमें मौजूदा दौर के स्पेन और पुर्तगाल शामिल हैं, की तरफ रवाना हुए। उनका जहाज एक पहाड़ के करीब उतरा जिसका नाम बाद में जिब्राल्टर या तारिक्स माउंटेन रखा गया। तारिक्स मिशन के हालात कुछ वाजे नहीं हैं, लेकिन मोतबर सोर्सेज बताती हैं कि स्पेनिश गवर्नर ऑफ स्यूटा ने मुस्लिम कमांडर मूसा बिन नुसायर से मदद तलब की थी, क्योंकि उसका डिस्प्यूट यानी इख्तलाफ गॉथिक स्पेनिश किंग रोड्रिक के साथ था। मूसा बिन नुसायर ने अपने बेहतरीन जनरल तारिक बिन जियाद को ये जिम्मेदारी सौंपी। ऑल्दो तारिक ने सिर्फ 7,000 मैन कमांड किए, लेकिन ये इन्वेजन एक बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त ये कहा जाता है कि स्पेन पहुंचने के बाद तारिक ने अपने फौजियों को अपनी बोट्स जलाने का हुक्म दिया। ये वो बात है जिससे इडियम टू बर्न योर बोट्स वजूद में आया। तारिक बिन जियाद के बोल्ड अकदामात ने अपने फौजियों में बेपनाह हौसला पैदा किया और उन्होंने अपने लीडर की हौसला अफजाई और स्पीच के जादू से न सिर्फ प्रोटेस्ट को ख़त्म किया, बल्कि एनिमी की तरफ आगे बढ़ने की कार्रवाई करके रोड्रिक्स आर्मी को शिकस्त दे दी। 714 सीई में उनकी आर्मीज ने तकरीबन हर मुकाबले में गॉथ्स को शिकस्त दे दी थी। ये फतहें इस बात का सबूत थीं कि किस तरह एक डिटर्मिन्ड लीडर और डिसिप्लिन्ड आर्मी ने पूरे स्पेनिश पेनिनसुला को शामिल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका उमैयद एम्पायर यानी एक तारीखी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। अब हम बात करते हैं उमैयद रूल फ्रॉम दमास्कस 661 टू 750 सीई की, जो एक तारीखी दौर था। उमैयद डायनेस्टी दो ब्रांचेस पर मुश्तमिल थी, सुफियानिड्स और मरवानिड्स। सीरियन आर्मी उमैयद की ताकत का बुनियादी सतून थी, जिसकी बदौलत मुस्लिम एम्पायर ने खुरासान, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में तौसी की। अब्दुल मलिक के दौर में कैलिफेट ने तौसी पाई और अरबी को सरकारी स्टेट लैंग्वेज करार दिया गया, लेकिन डिफीट्स, माली बहरान और अंदरूनी झगड़ों की वजह से उमैयद डायनेस्टी जवाल पजीर हो गई। आखिर में मारवान II को शिकस्त मिली और उमैयद खानदान के अक्सर अफराद को कत्ल कर दिया गया, सवाए अब्दुल रहमान के, जिन्होंने स्पेन में उमैयद डायनेस्टी कायम की। अब हम डोम ऑफ रॉक की बात करते हैं, जो लेट 7th सेंचुरी सीई में उमैयद कालिफ अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने तामीर करवाया। यह स्ट्रक्चर एक श्राइन है, ना कि मॉस्क, लेकिन उसकी ग्रांड अपीयरेंस और गोल्ड डोम यानी सुनहरी गुंबद उसे मुनफरिद बनाते हैं। इस पर बने हुए खूबसूरत और पेचीदा अरबी नक्शो निगार उसे सजाते हैं। डोम ऑफ रॉक की अहमियत को समझने के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि ये इस्लामिक आर्किटेक्चर के सबसे कदीम और यादगार इमारतों में से एक है। साथ में अल अक्सा मस्जिद का इलाका भी मौजूद है, जो इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी के लिए इंतहाई सिग्निफिकेंट है। बहुत से मुस्लिम्स का ये ईमान है कि डोम ऑफ रॉक इस रॉक पर तामीर हुआ है जहां लास्ट होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान आसमान की जानिब चढ़ाई का आगाज़ किया था। उमैयद कैलिफेट ने ख़ानदानी हुक्मरानी की मिसाल कायम की, जो जानशीनी के लिए एक नज़ीर बन गई।
उनकी फतूहात ने मुस्लिम सल्तनत को एक्सपेंशन दी, जिससे दुनिया की तारीख पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। उमैय्यद्स ने रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए, जैसे कि मरकजी इख्तियार, अरबी को सरकारी जबान के तौर पर अपनाना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी। अब करते हैं ओवरव्यू। 661 टिल 680 सीई अमीर मुआविया खलीफा बने और उमैयाद कैलिफेट की बुनियाद रखी। 711 सीई तारिक बिन जियाद ने स्पेन पर उमरी फतह का आगाज किया। 712 सीई मोहम्मद बिन कासिम के जरिए सिंध की फतह। 732 सीई पोइटियर्स में टूर्स की जंग। 750 सीई उमायत हुकूमत अब्बासियों के जरिए खत्म की गई। क्वेश्चन नंबर 1, उमवी सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अमीर मुआविया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी जबान को सरकारी जबान करार दिया गया? इसका जवाब है ऑप्शन ए, अरबिक। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेन की फतह की क़यादत किसने की? इसका जवाब है ऑप्शन डी, तारिक बिन जियाद। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।